खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। धार एसपी मनोज सिंह के निर्देश पर चंद दिनों में किया पुलिस ने लूट का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार, 20 लाख से अधिक मशरूका किया जब्त। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लोगों ने धार एसपी का किया फूल माला से स्वागत। धार के बाग में बीते दिनों लोहार फलिया मुख्य बाजार में किराना व्यापारी संजय भावसार के यहां हुई 12 लाख की चोरी की बड़ी वारदात के बाद से पुलिस महकमा सक्रियता के साथ घटना दिनांक 16 फरवरी की रात्रि की है। नगर के मुख्य बाजार में हुई बड़ी पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई थी, जिसका मंगलवार को धार जिला अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बाग थाने पहुंचकर इस बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए कहा है कि हमारे लिए यह घटना एक चुनौती, जो साइबर सेल के माध्यम व कुक्सी एसडीओपी सुनील गुप्ता, बाग थाना प्रभारी कैलाश चौहान एवं समस्त बाग पुलिस के जवानों ने इस सफलता पाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए नगद, एक सोने का मंगलसूत्र, एक तूफान गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल, बिना नंबर की डकैती की योजना में फलिया कटर, बांस का लठ, कुल मशरूका कीमत 22 लाख रुपए की जब्त की गई है। इस खुलासे के बाद एसपी ने समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए 20,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। साथ ही कहा है कि मेरी चोर डाकू लुटेरों को मेरी खुली चुनौती है कि अगर ये धंधा बंद कर दे, पुलिस अब ऐसे क्रिमिनलों को बख्शने वाली नहीं है। हम नगर में भय का वातावरण नहीं बनने देंगे। सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, उसका हम पालन करेंगे। इस दौरान पीड़ित परिवार व व्यापारी संघ ने एसपी मनोज कुमार सिंह, एसडीओपी सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी कैलाश चौहान का पुष्पहारों से स्वागत किया। दरमियानी रात में बाग बाजार के बीच शहर में बहुत ही सनसनीखेज डकैती की घटना हुई थी। मैं स्वतः आया था मौके पर और हमारी पूरी पुलिस टीम ने इसको बहुत ही चुनौती के रूप में लिया था, इसलिए कि एक व्यापारी के घर में घटना हुई थी, बीच बाजार में घटना हुई थी, जहां पे पुलिस का आमद रफ्त ऑलरेडी हुआ करता था। इन लोगों ने पुलिस की चुनौती भी दिया था, एक तरह से देखा जाए तो। इस पूरी घटनाक्रम को हमने बहुत ही संजीदगी से और गंभीरता से लिया और हमने एक टीम गठित किया था, एसआईटी गठित करी थी, 10,000 रुपये इनाम घोषित किया था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया था, इस व्यापारियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए इस डकैती को ट्रेस करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी पूरी साइबर की टीम, थाना प्रभारी बाग, एसडीओपी कुक्षी, सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने डकैतों को पकड़ लिया है। जितनी राशि लूटी गई थी, पूरी राशि 9 लाख रुपये बरामद कर लिया गया है। साथ ही जो इनके ऑर्नामेंट्स गए हैं, वो ऑर्नामेंट्स में अधिक से अधिक बरामद कर लिया गया है। अभी हमारे यहाँ जो कुछ अपराधी फरार हैं, जिनके कब्जे में छुपा के जो संपत्ति रखा था, वो हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उनको भी हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। आम जनता की सुरक्षा, आम जनता में पुलिस का भरोसा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात कि मैं आप सबके माध्यम से बाग, टांडा, गंधवानी, इन इलाकों में जो संपत्ति संबंधी करने वाले बदमाश हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, उनको मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस धंधे को छोड़ करके, इस लूटपाट छोड़ करके अपना समाज के मुख्य धारा में जुड़कर अपना काम करिए। नहीं तो मैं सभी का कुंडली बना रहा हूँ, एक गांव का मैं सर्वे करा रहा हूँ, एक गांव का क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं। मुझे इस बात की भी चिंता है कि अपना प्रदेश तो छोड़ दीजिए, ये लोग साउथ इंडिया जा कर के कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु बड़ी बड़ी वारदात करके वहाँ से लोग आते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले का बदनामी उन प्रदेशों में भी हो रही है, जो कतई उचित नहीं है। तो मैं खुली चुनौती इनको दे रहा हूँ कि आप या तो सुधर जाइए, नहीं तो सुधरने की ताकत हम लोगों में है, धार पुलिस में है। इसलिए मैं समझाइश भी देना चाहता हूँ कि आप लोग समाज के मुख्य धारा से जोड़िए, अपराध की दुनिया से बाहर निकलिए। अपराध की दुनिया से आप बाहर आओगे तो आपको हम सपोर्ट भी करेंगे, ये भी मेरा वादा है। बट ये सब लूटपाट छोड़ना पड़ेगा, आपराधिक कृत्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा, आम जनता का भरोसा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके चलते हम कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पूरी टीम, जिसमें एसडीओपी, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एसडीओपी कुक्षी,
टीआई बाग थाने की पूरी टीम, साइबर की पूरी टीम ने अथक परिश्रम करके बहुत ही जल्दी बड़ी सनसनीखेज डकैती का खुलासा किया है। इस पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया है, 2 अपराध हम लोगों ने कायम किया है, डकैती की तैयारी और पहले से डकैती का अपराध कायम है। पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपया कैश रिवार्ड घोषित करता हूं और जनता को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आज विधानसभा में अयोध्या कैंट क्षेत्र में सेना की फायरिंग रेंज का मामला जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने सदन में आरोप लगाया है कि राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त में खुद संलिप्त है। पांडे ने दावा किया कि सेना के युद्धाभ्यास के लिए 14 गांवों की जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता और उनके करीबी लोग किसानों से सेना की अधिसूचित जमीन कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं और बाद में ऊंचे दामों पर बड़े व्यापारियों को बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। इन जमीनों पर स्कूल और कॉलोनियों बनाई जा रही हैं। विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सेना की अभिभूत जमीन पर ही नक्शे पास कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने मांझा जमथरा, जो कि सेना की अधिसूचना जमीन थी, उसे डी नोटिफाई कर दिया था और बाकी जमीनों को डी नोटिफाई करने की तैयारी में जुट गई है। ये आपने अयोध्या में राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा राम की नगरी में खुद जमीनों के अवैध खरीद फरोख्त में सहयोगी बनकर कार्य कर रही है। देश की सेना की वर्ष 1938 में युद्धाभ्यास के लिए नोटिफाइड 14 ग्रामों की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी, नजदीकी लोग किसानों से अधिसूचित जमीन कौड़ियों को बाद खरीद कर चहेते बड़े व्यापारियों को बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। स्कूल कॉलोनी स्थापित किए जा रहे हैं। बनवारीपुरा, मांझा जमथरा, गौरापट्टी, हाजीपुर, सिंहपुर, मुमताज नगर, घाटमपुर, कोट सरवान 14 ग्रामों पर एक अवैध खरीद फरोख्त चल रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने घाटमपुर की अधिसूचित ग्राम संख्या गाढ़ा संख्या 49, 31, 53, 54 का लेआउट भी पास कर दिया। प्रशासन द्वारा ग्राम मांझा जमथरा को दिनांक 30/5/24 को नोटिफाइड भी कर दिया गया है और अब संपूर्ण फायरिंग रेंज को डी नोटिफाइड करने की तैयारी है। इस भ्रष्टाचार के मामला की नियमानुसार अधिग्रहण के पूर्व सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, वो नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने दिनांक 5/11/24 को निर्णय में कहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति का मनमाने तरीके से अधिग्रहण संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन। अगर आप जबरदस्ती लेते हैं तो मौलिक मौजा मांझा जमथरा में लगभग 50 एकड़ भूमि जो किसानों की पैतृक भूमि है को नजूल भूमि बताकर कटीले तारों से प्रशासन द्वारा घेर दिया गया है। पर 2014 में ये जमीनें गलत इंतजाज के कारण नजूल घोषित कर दी गई थी, जिसे दिनांक 19/4/14 को तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी फैजाबाद द्वारा पारित आदेश में निरस्त कर दिया गया था। परंतु प्रशासन जबरन नजूल मानकर जमीनें ले रहा है। भाजपा सरकार में लोकतंत्र इस तरह से राजतंत्र कायम हो रहा है। मैं ये आपके संज्ञान में इसे मैं लाया हूँ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पालिया चौराहा स्थित एक होटल और एक सैलून में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे आगजनी की घटना हो गई। जिस वक्त आगजनी हुई उस समय होटल संचालक होटल के अंदर ही सोया था। आग के लपटों की गर्मी के कारण उसे आगजनी की घटना का पता चला। तब वह होटल से बाहर आया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा, मगर आग की लपटें लगातार बढ़ती गईं, जिसमें 2 गैस सिलेंडर, एक एक्टिवा स्कूटर जलकर खाक हो गई। इसके बाद देखते ही देखते होटल में लगी आग की लपटें पास में बनी पार्लर में जा पहुंची, जहां पार्लर की सारी सामग्री जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर बाणगंगा पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई, जहां काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड द्वारा आगजनी पर काबू पाया गया। आग बुझाने में 5000 लीटर पानी का उपयोग किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है।
बाबा महाकाल के दरबार में इन दिनों महाशिवरात्रि पर्व के चलते विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आज 8वें दिन भगवान महाकाल का उमा महेश स्वरूप में श्रृंगार भी किया गया। आपको बता दें कि इस देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा है जहां महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। इसी के चलते आज शिवरात्रि पर्व के 8वें दिन अपराह्न में संध्या काल पूजन के बाद बाबा महाकाल को चंदन का उपटन लगाकर जलाधारी में हल्दी अर्पित की गई। तत्पश्चात पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराकर उमा महेश स्वरूप में सजाया गया, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि आज बाबा महाकाल के उमा महेश स्वरूप में दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ता है। भगवान महाकालेश्वर के दरबार के अंदर भगवान शिव की गोद में जगत जननी माँ राज राजेश्वरी विराजमान है। उमा महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दिए। भगवान शिव की गोद में जगत जननी राज राजेश्वरी माता विराजमान है। जय महाकाल। किस तरह की फल की प्राप्ति होती है शिव नवरात्रि? भगवान शिव की जो जोड़ी है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और माँ पार्वती की जो जोड़ी है श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी है। आज के दर्शन करने से लोगों के दाम्पत्य जीवन में श्रद्धा और विश्वास आता है। जय महाकाल। ग्राम निसरपुर से 105 पदयात्री हुए रवाना देव मोगरा के लिए। पानसेवल तहसील के ग्राम निसरपुर से पदयात्री देव मोगरा यहाँ मोगी माताजी के दर्शन करने के लिए सोमवार को पदयात्री रवाना हुए। माताजी का 7 धामों से पूजन किया जाता है। पदयात्रियों ने बताया कि यात्रा का उनका ये 5वां साल है। चेतन ठाकुर ने बताया है वे निसरपुर से पदयात्रा करते हुए महाराष्ट्र होकर गुजरात के देव मोगरा पहुंचेंगे। वहीं उनके साथ महासावत के भी पदयात्री शामिल होंगे। वहीं भील समाज अध्यक्ष निसरपुर वेतन ठाकुर, यहाँ मोगी भक्त मंडल अध्यक्ष किशोर मोरे, उपाध्यक्ष आकेश खैरे, देवराम सेमले, रविंद्र मोरे, सुनील ठाकुर, साथ ही महासावत के विजय बाग रवाना हुए। हाँ भाई, क्या नाम आपका? चेतन ठाकुर, भील समाज अध्यक्ष ग्राम निसरपुर। आज जो ये पद यात्रा निकल रही है, कहाँ से कहाँ निकल? ये हर वर्ष निकालते हैं निसरपुर से देव मोगरा माता मंदिर गुजरात के लिए। ये 5वां वर्ष है निसरपुर से, और हमारी शाखा जो है मसावत उसका 11 वर्ष है। तो कितने लोग हैं तुम्हारे? 110 लोगों की संख्या है पदयात्रियों की यहाँ से निसरपुर से। तो कोई मनोकामना है आपकी? हम क्षेत्र और गांव की सुख शांति के लिए यात्रा हर वर्ष निकालते हैं, और माता के मंदिर पर जाके यही कामना करते हैं कि हमारा क्षेत्र, गांव के लोग, परिवार सब सुख शांति से रहे, किसी पे कोई समस्या न आए। हाँ भाई, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम विजय शुक्लाल वाघ, और मैं इस यहाँ मोगी पद यात्रा का दिल्ली प्रमुख हूँ। हाँ। और हम अभी मेलन में आए हैं। मेलन गांव से हमारे यहाँ पर 110 कुल मिलाकर लड़के आते हैं, और मसावत से 235, ऐसा कर कुल मिलाकर 345 लोग मसावत से कल प्रस्थान करने वाले हैं। तो हमारा दिल्ली का सफर 3 दिन तक रहता है, और 3 दिन तक वहाँ पहुँचने के बाद हमारा दर्शन होता है, और दर्शन होकर वहाँ से हमारा सफर खत्म होता है। कोई मन्नत मांगी है आपने? सब जी, ऐसा मन्नत नहीं है, क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्र में जो हमारी कुल देवी है या मोगी माता, तो सब जाते हैं वहां पर। वैसे हमने ठाना है कि जैसे अब हमको भी जाना चाहिए, ऐसा करके हम कावड़ भरते हैं। हम अभी हमारा ये 11वां बरस है, और हम जब तक तमन्ना है तब तक जाएंगे। और हमारी कुल देवता या मोगी माता पर सब आने वाले जो भावक है, वो जिसके उसके मन जो मन्नत मांग के घर से आते हैं, इसलिए हम सबको साथ में ले जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही। इंदौर के होलकर विज्ञान कॉलेज में कुछ छात्र छात्राओं ने प्राचार्य और प्रोफेसरों को कमरे में बंद करने की घटना सामने आई है।
आधे घंटे तक यशवंत हॉल में बंद रहे प्रोफेसर। इस दौरान छात्रों ने हॉल की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी। होली पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज विद्यार्थियों ने बंद किया। कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर से की शिकायत, तब सामने आया मामला। पूरी घटना को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के लिए एडीएम राजेंद्र रघुवंशी को नियुक्त किया है। मामला सामने आया है, किस तरह का घटनाक्रम है और उसमें आगे की कार्रवाई अब किस प्रकार की जा रही है? देखिए, होलकर साइंस कॉलेज में एक कल शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें प्रिंसिपल के द्वारा ये बोला गया था कि वहाँ पे कुछ छात्रों के द्वारा कुछ मांगों को लेके उनके ऑफिस का घेराव भी किया गया, उसको बंद भी किया गया, ऐसा उनका कहना था। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच के लिए एडीएम राजेंद्र रघुवंशी जी को नियुक्त किया गया है। आज जांच करके वो शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इस मामले में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की। तरस रहा है। आखिरकार डैम निर्माण शुरू करने से पहले क्यों नहीं किया गया? गांव का विस्थापन के नाम पर डैम में आई दरार को छिपाया जा रहा है, जबकि डैम में आई दरारें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। डैम निर्माण में जिन किसानों की जमीन गई है वो आज भी मुआवजा राशि के लिए ज्वारा जल संसाधन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उस संकुल के पटवारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जो जमीन डैम निर्माण में की गई है उसका नक्शा और अच्छा अभी तक तैयार क्यों नहीं किया गया? डैम निर्माण में गई जमीन को भू राजस्व अभिलेख में सरकारी क्यों नहीं किया गया? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ किसानों की जमीन डैम में जाने के बाद भी उस जमीन पर खेती की जा रही है और जल संसाधन विभाग द्वारा 500 रुपए बीघा के हिसाब से किसानों को टैक्स वसूली की जा रही है। ठेकेदार द्वारा दिया गया गारंटी टाइम भी निकल चुका है। सवाल तो बहुत है, पर क्या मुरैना जिला प्रशासन इन सवालों के जवाब दे पाएगा या राहुल यादव के तानाशाह रवैये की वजह से 112 करोड़ रुपए की मिट्टी में मिला दिया गया? खुद की जेब गर्म की गई है या राजनीतिक दबाव के चलते इस घोटाले को उजागर होने से जिलाधिकारियों द्वारा दबा दिया जाएगा? या इलाही माजरा क्या है? राहुल यादव के जुल्म की दवा क्या है? यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। 2,55,000 के बीघे तो मुआवजा मिला हुआ है, इसमें क्या गुजारा होगा? पर शासन की जो मर्जी है, जैसा हम क्या कर सकते हैं। अब और डैम जो जिस तो शासन की मर्जी है, जो डैम में जो रेता लगा हुआ है वो जहीं का लगा हुआ है, चम्बेल या सिंध का रेता लगा हुआ, मजबूताई होती, तो इसमें कोई मजबूताई नहीं है। चटक गई, फूट भी सकता है कहीं किसी भी समय पर। अब ये समय बारिश, इसकी अगली साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ऐसी बारिश हुई तो डैम फूट सकता है। डैम फूट जाएगा तो ग्रामीणों को तो नुकसान होगा? नहीं, कई ग्रामीण जाएंगे, कम से कम 60 गांव इस डैम से चले जाएंगे। क्यों, मुनावली, ये क्या बोलते हैं, इमलिया और जाफराबाद और जिरहना, बहुत से गांव जाएंगे। जैसे में भरा तो इसीलिए नहीं गया है कि हमारे गांव का अभी मुआवजा नहीं मिला है और कॉलोनी भी नहीं मिली है। कॉलोनी का वादा किया था और उन्होंने कॉलोनी पे ढीला काम चल रहा है बहुत। अगर कॉलोनी पे जल्दी काम हो जाता तो ये विस्थापन काम हो जाता तो इसमें पानी भर जाता। फिर हाँ भैया, आपका? मेरा नाम बदन सिंह जाटव है। कहाँ के रहने वाले हो? चंदपुरा गाँव में। यहाँ जल संसाधन विभाग में किस लिए आए हो आप? बंद आके आए, हमारी जमीन चली गई भरो तो ना आज पैसा मिले ना। कब का बना हुआ है? कितने साल हो गए इस डैम को बने हुए? चाहे तो 5-8-10 वर्ष है गए। जब से अभी तक भरा नहीं है? नहीं भरा। क्या कहते हैं अधिकारी? नो कहते भज्जा को पैसा नहीं कहते मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ना मिलता। तो अभी अधिकारी आपको कोई मिला है ऑफिस में? कोई ना मिला। कोई नहीं मिला है? हाँ, का बोरा पूरा निकल गया है। अगर डैम में कोई घटना घटती है या कोई डैमेज वगैरह होता है तो किसकी जवाबदारी रही? क्यों नहीं भरा गया? आखिर विभाग ने की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रही? क्या कारण है डैम नहीं भरने का? इस संबंध में जो संबंधित जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री हैं उनसे मैं बात करूंगा।
सर 2018 में जबकि गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश शासन का पैसा तो पूरा खर्च हो ही गया, बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है, इसकी क्या वजह है, ये समझ में नहीं आया। निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि 2018 में बन के तैयार हुआ, 2020 में हैंडओवर हो गया, उसके बाद भी अभी तक नहीं भरा गया है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विस्तृत इसकी जांच कर लूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा जानकारी। इसमें अभी जो रहे कर्मचारी ई से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हमने गांव का भी विस्थापन नहीं कर पाए हैं, गांव वालों को कई जगह या मकान दिए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला उनके द्वारा ये कहा गया, जबकि कई लोग ऐसे भी है जो जिनकी ज़मीन गई है, वो पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जानकारी मुझे मिली है, तो अब मैं पूरा देख लेता हूँ कि क्या मुआवजा का क्या मामला है, कौन सा पेंडिंग है, क्या कारण है कि अभी उसके भराव की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हम विस्तृत बात कर लेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कुछ गांव वालों ने एक सूचना और दी थी कि इसमें बीच में एक दरार आ गई थी, जिसको लीपापोती करके दबा दिया गया है। सर ऐसा भी एक मामला सुनने में आया है। अब देखिए, मरम्मत कार्य चलता रहता है, हो सकता है दरार आया हो सकता है नहीं भी आया, हो सकता है बहुत बारीक हो कुछ, तो वो देखिए मरम्मत का कार्य वो चलता रहता है, ये एक पृथक विषय है। युवक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले को लेकर परिजनों ने दिया ग्रामीण आईजी को ज्ञापन। बेटमा थाना क्षेत्र का है मामला। पिछले दिनों बेटमा थाना क्षेत्र में हुई युवक की आत्महत्या को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा मंगलवार को ग्रामीण आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण आईजी अनुराग ने बताया कि बीते दिनों बेटमा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश नामक युवक ने जमीनी विवाद के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर मृतक के परिजनों का ये आरोप है कि उनकी जमीन से लगी हुई जमीन के मालिक एवं उसके परिजनों द्वारा मृतक राजेश को जबरदस्ती जहर पिलाकर उसकी हत्या की गई है, जिस पर ग्रामीण आईजी द्वारा मृतक के परिजनों से ज्ञापन लेकर उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। आरोपियों द्वारा बनाए गए राजनीतिक दबाव के चलते बेटमा थाना प्रभारी और एसआई दोनों ने उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की, जबकि मृतक खुद 4 बार बेटमा थाने पर आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर आया था। फिलहाल इस मामले में ग्रामीण आईजी अनुराग के आदेश के बाद पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की जाएगी और उक्त मामले में थाना प्रभारी और एसआई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। 2023 में जमीन खरीदी थी, उसका विवाद काफी दिनों से चल रहा था। झूठा 307 लगा दिया मेरे मामा पे। मेरे मामा ने 4 बार आवेदन हर जगह पे दे दिए थे कि उनकी जान को खतरा है, पर पुलिस ने कभी उनका साथ नहीं दिया। उल्टा राजनीतिक दबाव में आके उन्हीं पे झूठी 307 लगा दी। 307 लगाने के बाद जब गिरफ्तारी हुई, उस दौरान मेरे मौसाजी को पूछताछ के लेके आए और ये थर्ड डिग्री तक टॉर्चर किया उनको। क्या नाम है इनका? मेरे मौसाजी का नाम केसर सिंह परिहार। जमीन का विवाद था, कानपुर में जमीन है। छतरसी, मुकेश पटेल, शुभम पटेल, अशोक चौहान, उदयपुरी, महेशपुरी, ममता चौहान, ममता पटेल और सुनीता पटेल। की घटना है। टीआई संजय सिंह हिंडोलिया भी इसमें ही आरोपी है, क्योंकि उसके पास 4 बार आवेदन लेके गए थे और एसआई संदीप पोरवाल, इन लोगों ने हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। बेटमा थाना और 5 तारीख को अभी मेरे मामा जी ने जहर के कारण उनकी हत्या हो गई और जो 8 आरोपी है उसमें से सिर्फ 1 गिरफ्तार हुआ है और 1 भी सरेंडर हुआ है, हमको पता चला है, और बाकी 7 पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज आईजी साहब से मिले, आप क्या और बोले? नहीं, उसके पहले हम बेटमा थाना टीआई के पास भी चले गए थे। उसने बोला कि 2-4 दिन में आपकी जांच की जा रही है, हो रहा है आपका काम, 4 दिन में सभी अरेस्ट होंगे। इस बात को भी 6-8 दिन हो गए और हम एसडीओ ऑफिसर के पास भी गए थे। सब हमको आश्वासन दे रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके घर वालों को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। जागृति वर्मा। सर, कुछ लोग ज्ञापन देना आए थे, क्या है पूरा मामला, किस मामले में ज्ञापन देने आए थे? बेटमा का एक मैटर है जिसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। इन लोगों का आरोप है कि उनके सुसाइड के पीछे बहुत सारे लोग का हाथ रहा है उसमें, और एक किसी ज़मीन का विवाद था, उस डिस्प्यूटेड ज़मीन है या फिर उसका रेवेन्यू से कोई जो मैटर है, उस मैटर में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, उसमें केस भी रजिस्टर हुआ था। उसके बाद के मैटर में किसी कारण से उस व्यक्ति एक पक्ष के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। उसके परिवारजन जो हैं उनके साथ कुछ लोग आज ऑफिस में आए थे। उसका कुछ इश्यूज़ थे कि इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाए और जल्द से जल्द लोगों को, आरोपी जो हैं उसमें को अरेस्ट किया जाए। ये सारी बातें वो लेके हमारे पास आए थे। तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन में मैटर है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जो सच होगा, जो सही होगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी और एक एसआई पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्या है उसका?
ये उनका कुछ पुलिस वाले के ऊपर भी कुछ उनका आरोप है, तो वो अगर कोई तथ्य उसमें आता है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। नालछा में फिर एक बार सामने आया जिहादी क्रीड़ा। युवक को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना पड़ा भारी, कई धाराओं में हुआ प्रकरण दर्ज। नालछा के रहने वाले रेहान पिता लतीफ द्वारा दिनांक 23/2/2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली, जिसमें दो समुदायों के विवाद, पत्थरबाजी, आगजनी और युवक युवती के सार्वजनिक स्थान पर नृत्य के परिदृश्य में छेड़छाड़ करके प्रदर्शित करता दिखाई दे रहा है। दरअसल मामला पुलिस थाना नालछा का है, जहां नगर के रहने वाले रेहान पिता लतीफ जाति के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें दो समुदायों के विवाद, पत्थरबाजी, आगजनी और युवक युवती के सार्वजनिक स्थान पर नृत्य के परिदृश्य में छेड़छाड़ कर हिंदू लड़की को प्रदर्शित करता दिखाई दे रहा है। उक्त पोस्ट डालना युवक को भारी पड़ गया। युवक की इस विवादित पोस्ट को लेकर नालछा हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दिनांक 24 फरवरी 2025 को सकल हिंदू समाज के लोग नालछा थाने पहुंचे और उक्त जिहादी मानसिकता वाले युवक विरोध एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की है। नालछा में एकत्रित होकर रेहान पिता लतीफ जाति मुसलमान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु आवेदन दे रहे हैं, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की हिंदू विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों पर अंकुश लग सके। आपको बता दें कि नालछा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और उक्त मामले में नालछा पुलिस के द्वारा युवक रेहान पिता लतीफ के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने और धार्मिक भावना आहत करने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 352, 353 2 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 67 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। सर, कल जो सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत हुआ था, क्या था पूरा मामला? देखिए, कल एक आवेदन थाना नालछा पे प्रस्तुत किया गया है। उसमें एक सोशल मीडिया पे एक विशेष वर्ग के व्यक्ति द्वारा एक टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में थाना नालछा पे 196, 352, 353 BNS और 67 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हुआ है। महू में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा महू के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खातेदार मोहम्मद मुस्तकीम की विगत माह हृदयाघात से मृत्यु हो जाने पर खाताधारक के खाते में बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मृतक मोहम्मद मुस्तकीम की विधवा पत्नी को बीमा राशि रुपए 2 लाख राशि का उनके खाते में भुगतान किया गया है। मृतक द्वारा नियमित रूप से वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए जमा की थी, जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा महू के मुख्य प्रबंधक ने खाता धारक के निवास नया महू पहुंचकर जमा डायरी के माध्यम से प्रदान की। पारिवारिक वृत्ति की जानकारी के अनुसार खातेदार मृतक मोहम्मद मुस्तकीम अपने पीछे अपनी पत्नी एवं 2 मूक बधिर दिव्यांग बच्चों को छोड़ गए हैं। उक्त आर्थिक सहायता परिवार जनों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। इसके अलावा अन्य लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी नवागत शाखा के मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित जनों के बीच दी गई। उन्होंने आगे बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20 अधिकृत कियोस्क चलाए जा रहे हैं। 2 लाख रुपए का चेक दिया, कौन सी योजना के तहत दिया? एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोनों के अंतर्गत कस्टमर के अकाउंट से जो पैसे काटे जाते हैं, जैसे एक इस स्कीम की बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 436 रुपये इनके डिडक्ट हुए थे और 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है। तो उसी में जो यहाँ परिवार के एक सदस्य मुस्तकीम जी का स्वर्गवास हुआ था, क्योंकि उसमें उनका इंश्योरेंस था, तो उसी के 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से बैंक के माध्यम से दी गई है। और सर, आपकी बैंक के माध्यम से अभी तक ऐसे कितने केस दिए गए, कितने बीमे दिए गए? ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब उसका एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी हमारे पास ऐसे कोई केस आते हैं उसका इमीडिएट एक निश्चित अवधि होती है, 15-20 दिन, 25 दिन या महीने के अंदर उसका पेमेंट हो जाता है और उनके अकाउंट में जो नॉमिनी होता है उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। फिर वो अपने हिसाब से सर, लोगों को इसको लेकर लोग जागरूकता के लिए क्या स्कीम या क्या मुहिम को चलाई गई है? बैंक नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है। एक तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में अकाउंट होता है, उसमें सिर्फ अपना एक फॉर्म एक सबमिट कर देता है, अपना एक्सेप्टेंस कि हाँ सर हमारे बीमा करवा दिया जाए, तो उसी दिन उसका पैसा कट जाता है उसके अकाउंट से। और इसके लिए तो पेपरों के माध्यम से और हर बैंक अलग से कैंप भी हम लोग लगाते हैं, जहाँ पे सबको जानकारी दी जाती है कि दोनों स्कीम अभी इसका जो चार्जेस कट रहे हैं इंश्योरेंस के लिए 1 साल का इंश्योरेंस होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक में 20 रुपये कटता है, एक में 436 रुपये कटता है। महीने तो सिर्फ हाँ साल में 1 साल का एक बार, वार्षिक 1 साल में एक बार कटता है। तो सिर्फ 450 रुपये लगभग में इतना शानदार बीमा होता है। अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें। और दूसरा ये है अगर किसी की डेथ हो जाती है
तो ये दोनों स्कीम के अंतर्गत सारी चीज़ें उसकी कवर हो जाती हैं। सर, जागरूकता के लिए लोगों का संदेश देना चाहेंगे आप इस योजना को लेकर? आज हमारे यहाँ आने का उद्देश्य था कि जो यहाँ के जो एक मेन जो व्यक्ति होता है उसकी डेथ हुई है, तो पहले तो इस परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आज हम देखेंगे उनके 3 बच्चे यहाँ पे हैं जो मूक बधिर हैं, उनकी सहायता या फिर कोई ऐसे परिवार के लिए आजीविका चलाने के लिए क्या उपाय हो सकता है, ये सबसे बड़ी स्कीम है। इसमें बहुत कम पैसे में आपका इंश्योरेंस हुआ है और आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ही डेथ सर्टिफिकेट बैंक के अंदर पहुँचता है, बैंक अपने आप इसका कार्रवाई करते हैं और ऑटोमेटिक रूप से इसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आपका नाम बताइए सर। सर एक मिनट सर, मऊ विधानसभा के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की केवल एक ही ब्रांच है जी। तो मऊ विधानसभा 75 पंचायतों को कवर कर रही है, तो ग्रामीण इलाकों में आपकी ग्राहक सेवा केंद्र कितने हैं और किस प्रकार से वो काम कर रही है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। ये आपका सही कहना है कि अभी हमारी एक ब्रांच है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे सपोर्टिंग जो हैंड्स होते हैं उनमें कम से कम 10 BC पॉइंट हमारे महू के अंदर है। और इस केस की अगर मैं बात करूं, चूँकि अकाउंट ओपन होते हैं, अब जरूरी नहीं कि ब्रांच में ही आपको जाना हो, हमारे BC हमारे साथ में है लियाकत अली जी, और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि ये हर एरिया में अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लोगों से डायरेक्ट संपर्क में लोग रहते हैं, तो ये अकाउंट भी शायद BC के माध्यम से खुला और इन्होंने जो उसका टाइम पे वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करवाया, जिसके कारण क्लेम टाइम से पास हुआ। तो जो हमारे BC हैं उनके पास आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे ATM वगैरह है, अभी हमारा प्लान है कि यहाँ पे ATM, रिसाइकलर, पासबुक प्रिंटर, ये सब जो आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डेवलपमेंट हुआ है, भले ब्रांच एक हो लेकिन सभी को सर्विसेज देने के लिए उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें और महू क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा ATM की सर्विसेज और BC पॉइंट, BC भाइयों से हमारा अनुरोध रहता है कि वो सक्रिय रूप से काम करें। अगर कहीं भी उनके सर्विस में कोई कमी पाई जाती है तो हम लोग हर महीने उसको मॉनिटरिंग करते हैं। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सर्विसेज एक ब्रांच देने की कोशिश करती है, उससे ज़्यादा सर्विसेज हमारे अलग अलग पॉइंट पर बैठे हुए BC भाई हमारे साथ में सहयोग करते हैं। तो शायद ब्रांच की अगर कमी लगती है तो शायद वो आज के समय में वो नहीं है, और हम प्रयास करेंगे कि और भी ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस का डेवलपमेंट हो आप लोगों के सहयोग से। और इस तरह की जो स्कीम है, ये सिर्फ जन सामान्य के एक जागरूक होने के माध्यम से ही ये सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं। सरकार का भी यही कहना होता है, तो हम लोग चौपालें भी लगाते हैं, रात्रि चौपाल भी होती हैं, और सारे BC सेंटर्स पे आपको हर तरीके से उपलब्ध है। ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट डिडक्शन की बात है, वो भी BC पॉइंट पे आपका हो जाता है, ब्रांच में भी हो सकता है। इस तरह से जो है हम आपस में जब बात करते हैं, एक दूसरे को संदेश देते हैं, कहते हैं कि चौपालें जो गाँव में होती है, आप लोग जहाँ भी बैठते हैं, हम लोग जो आपको बताते हैं 1 से 2 आदमी सुने, 2 से 4 सुने। जितने बच्चे हैं वो अपने घर में भी माता पिता से पूछें कि आपने इंश्योरेंस करवाया या नहीं करवाया, और आप लोग आपस में बात करें। यही एक सशक्त माध्यम है किसी भी योजना के प्रचार के लिए। आपका नाम और पद बताइए। मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, चीफ मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, महू। मनावर क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं एवं उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक हफ्ते में 5 चोरी की घटना हुई। लगातार 2 रातों में 2 जैन मंदिरों में लाखों रुपए के चांदी के बर्तन, कलश व गुप्तदान पेटी चोरी हो गई। रविवार की मध्यरात्रि को मनावर चैतन्य धाम जैन मंदिर में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सोमवार की मध्यरात्रि में मनावर थाना के अंतर्गत सिंघाना में जैन मंदिर में मध्यरात्रि चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर भगवान के अभिषेक करने के चांदी के कलश, गड्ढू, शांति धारा के कलश, छत्र एवं दीपक ले गए। इसके बाद दान पेटी को तोड़कर उसकी दान राशि निकालकर ले गए। सुबह चोरी की जानकारी लगने पर जैन समाज के युवक मंदिर पहुंचे एवं तुरंत सिंघाना चौकी पर जाकर चौकी प्रभारी को अवगत कराया है। पुलिस व डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं लगातार जैन मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं से जैन समाज में रोष व्याप्त है। जैन समाज ने पुलिस थाने पर ज्ञापन सौंपा के लिए बात कहा तो SDOP अनु बेनीवाल ने आश्वासन दिया। ये विगत 2 रात्रि में जो 2 जैन मंदिरों में चोरियां हुई, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? मनाव में चैतन्य धाम कॉलोनी में महावीर जिनालय में चोर आए और रात्रि में 2-1 घंटे तक उत्पात मचाते रहे तथा चांदी के बर्तन और कलश वगैरह सभी चांदी के सामान ले गए। गुप्त दान का पात्र भी ले गए। गुप्त दान का पात्र पास में ही कुछ दूरी पर ले जाकर उन्होंने गुप्त दान में रखे हुए पैसे निकाल लिए और गुप्त दान पात्र फेंक गए। उसी रात्रि में, दूसरी रात्रि में सिंघाना दिगंबर जैन मंदिर में फिर रात्रि में चोरों ने उत्पात मचाकर चोरी की। वहाँ से भी चांदी के बर्तन, गुप्तदान का पात्र ले गए। मैं अभय कुमार जैन सोगानी, महामंत्री मनावर। शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। सभी लोग मिलजुल कर मनाए त्योहार और पर्व। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई।
इसमें आगामी भगौरिया हॉट होली रंग पंचमी को लेकर चर्चा हुई। थाना प्रभारी कैलाश चौहान ने कहा, सभी लोग शांति से त्योहार मनाएं। आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही होगी। ग्राम पंचायत को ग्रामीणों के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के साथ अन्य व्यवस्थाएं जुटाने पर बात हुई। बैठक में ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से भगौरिया हॉट में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने की बात रखी ताकि हॉट बाजार में महिलाएं व युवतियों के साथ कोई घटना न हो। वहीं नगर वासियों ने मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग रखी। जहाँ आए दिन 2 पहिया वाहन चालक तेजी गति से वाहन दौड़ाते हैं, हादसे की आशंका रहती है। तहसीलदार संजय चौहान ने भी पंचायत के द्वारा पानी की व्यवस्था पर्याप्त रखी जाए, दुकान व झूले व्यवस्थित जगह पर लगे। वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम पाटीदार, राकेश सुलिया, महेश मालवीय, सुरेश राठौर, सुरेश महाजन, विजय पाटिल, राहुल रोहित मालवीय, नितिन मालवीय, सचिन सेन, तुली चोंगड़ आदि कार्यकर्ता व ग्रामीण जन मौजूद थे। साथ ही भगवानपुरा पुलिस स्टाफ मौजूद था। जैसे त्यौहार आ रहे हैं, होली है, भगोरिया हाट है और रमज़ान के महीने में जो भी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी लोग यहाँ पे सहभागी बने। उसमें काफ़ी चर्चा के विषय हुए हैं, जैसे जो दुकानें लगती हैं वो व्यवस्थित लगे, ट्रैफिक जो है उसकी समस्या उत्पन्न ना हो, पार्किंग व्यवस्थित हो, और जो मेले में जो झूले वगैरह लगेंगे वो भी व्यवस्थित तरीके से लगे। और यहाँ पे कुछ समस्याएँ थी, जैसे पानी को लेकर कुछ ग्रामीणों जिन्होंने बताया, तो हमने सचिव वगैरह को निर्देशित किया है कि वो 3-4 जगह ऐसे आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। गर्मी का मौसम है तो सभी को पानी पीने की मिल जाए। दूसरा, कुछ जैसे शाम होते ही कुछ हुड़दंग टाइप से लोग रहते हैं, जिसकी भी गाँव वालों ने बताया कि उस पर भी थोड़ी सी कड़ाई से पालन कराया जाए ताकि कोई ऐसे विवाद आए दिन पिछले कुछ टाइम में देखे गए हैं तो उनसे भी निपटा जाए। इस संबंध सर, जैसे भंगरा हाट में सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था की जाएगी प्रशासन द्वारा? जैसे ग्रामीण जनों ने बताया है कि कुछ महिला कर्मचारी व पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर रहे, तो टीआई साहब ने बताया है कि आसपास के जो भी थाने हैं वहाँ से बल को बुलवाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त इंतजाम किए जाए। पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई, क्या निर्णय लिए गए? आगामी त्यौहार को लेकर शांति समिति की मीटिंग ली गई। रमजान और आपका भगोरिया, पुरंडी और इसके संबंध में जनता के कुछ सुझाव आए, उनके ऊपर है ना कार्रवाई करेंगे और जो भी हुड़दंग करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो सुरक्षा में जो बल लगना है बाहर से बल भी बुलवाएंगे। सर, बैठक में नागरिकों ने भंगरा हाट में अवैध शराब परिवहन की रोक लगाने की मांग की है, वो उसको है ना बंद करवा, शराब बंद है क्या? और क्या निर्णय लिए गए सर महत्वपूर्ण? बाकी यही है, जो हुड़दंग करने वाले हैं, छेड़छाड़ी करने वाले हैं, उनके ऊपर है ना सख्ती रखेंगे। पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाएगा सर सभी भंगरा हाटों में? हाँ, बढ़ाया जाएगा सभी। बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आ रही है। युवक ने की युवती की जूतों से पिटाई। स्पा सेंटर के अंदर की युवक ने जूते से पिटाई। स्पा सेंटर पर युवक के स्पा करने से युवती ने कर दिया था इनकार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। युवती ने थाने में की युवक के खिलाफ शिकायत। पुलिस ने किया मामला दर्ज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिरोल रोड स्थित मोना ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटर की घटना।
इंदौर में 23 फरवरी छात्रों के सर्वांगीण विकास में वार्षिक उत्सव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी क्रम में इंदौर के नारायणा ई टेक्नो स्कूल का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर के माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव थे। विशेष अतिथि के रूप में नगर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री निरंजन हलदार एवं श्री राजेश दंडोतिया ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत वाद्य वृंद की मधुर धुनों से हुई, जिसने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों के मनमोहक नृत्य ने दर्शकों से भरपूर तालियां बटोरी। प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने श्री गणेश स्तुति एवं भारत हमारी शान की शानदार प्रस्तुति दी। इसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका लोक माता रही, जिसे माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों ने प्रस्तुत किया। इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने देवी अहिल्याबाई के प्रेरणादायी जीवन और उनके लोकहितकारी कार्यों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। अभिभावकों एवं अतिथियों ने इस प्रस्तुति की अत्यधिक सराहना की। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत प्राचार्य माधवी भाले ने किया एवं अतिथियों का परिचय अनामिका ओझा ने दिया। विद्यालय के प्राचार्य रीना खुराना एवं विद्यालय समन्वयक शक्ति त्रिवेदी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। कार्यक्रम के समापन पर वोट ऑफ थैंक्स विद्यालय की उप प्रधानाचार्य एम पद्मजा ने दिया, जिसमें उन्होंने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं छात्रों का आभार व्यक्त किया। विजय ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार नारायण ई टेक्नो स्कूल का वार्षिक उत्सव लोकमाता की प्रेरणादायी गाथा के साथ उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ, जिसने सभी उपस्थित जनों के मन पर अमिट छाप छोड़ी।